डियर स्टूडेंट्स, पिछले अपने लेक्चर में हमने ऊडोगोनियम की वेजिटेटिव स्ट्रक्चर और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। हम आज ऊडोगोनियम पार्ट 2 में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो इसमें होता है ऊडोगोनियम में, एक विशिष्ट प्रकार का होता है, एडवांस्ड ऊगैमस का प्रकार का होता है। ये इसके समानांतर अन्य किसी एल्गी में ये नहीं मिलता है। लैंगिक जनन उन जातियों में प्राय पाया जाता है जो कि स्थिर जल में मिलती हैं। जब तंतु एक निश्चित अवस्था तक कायिक वृद्धि कर लेता है, उसमें लैंगिक जनन के लिए उद्दीपन होता है और क्षारीय पीएच तथा नाइट्रोजन की कमी से भी लैंगिक जनन जो है वो प्रेरित होता है। अगर हम लैंगिक जनन के लैंगिक अंगों के वितरण के आधार पर अगर हम देखें तो ऊडोगोनियम की जातियों को 2 समूहों में बांटा गया है। एक तो मैक्राएंड्रस, वे जातियां जिनमें पुंधानी का परिवर्धन सामान्य आकार के तंतुओं में होता है। ये जो जातियां होती हैं ये मोनोशियस या डायोशियस होती हैं। मोनोशियस के अंदर एंथ्रीडिया और ऊगोनिया तंतु आकार में समान होते हैं, जबकि जो नैनाएंड्रस स्पीशीज़ हैं, इस प्रकार की जो जातियां हैं वो हेटेरोथैलिक होती है, यानी कि डाइमॉर्फिक होती हैं। इन जातियों में जो पुंधानियाँ हैं वो ड्वार्फ मेल फिलामेंट पर बनती हैं, जबकि जो ऊगोनियम है वो नॉर्मल फिलामेंट्स पर बनती है। तो जो इसमें जो ड्वार्फ मेल्स हैं उनको हम नैनेंड्रियम कहते हैं। अब हम बात करें पुंधानी की या एंथ्रीडियम की, तो एंथ्रीडियम जो मैक्राएंड्रस स्पीशीज़ है और नैनाएंड्रस स्पीशीज़ है, दोनों के परिवर्धन का क्रम जो प्रोसेस है वो डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है, भिन्न होता है। दोनों रूपों में पुंधानियों के परिवर्धन को हम 2 हेडिंग्स में अध्ययन इसका कर सकते हैं कि एक तो मैक्राएंड्रस स्पीशीज़ में और एक नैनाएंड्रस स्पीशीज़ में। मैक्राएंड्रस स्पीशीज़ में पुंधानी सामान्य तंतु की अंतर्वेशी या शीर्ष कोशिका से पुंधानी का परिवर्धन होता है। आधारी कोशिका से पुंधानी नहीं बनती है। तो तंतु की कोई भी शिखाग्र टोपी युक्त कोशिका जो पुंधानी बनाती है उसे एंथ्रीडियल मदर सेल कहते हैं। पुंधानी मात्र कोशिका में सामान्य कायिक कोशिका की भांति ही विभाजन होता है। विभाजन से उत्पन्न ऊपरी कोशिका छोटी व निचली कोशिका बड़ी बनती है। इसमें एंथ्रीडियम और सिस्टर सेल कहते हैं, और जो सिस्टर सेल होती है वो बार बार विभाजित होकर के, ये देखिए सिस्टर सेल बार बार विभाजित होकर के 2 से 40 इन पुंधानियों की श्रृंखला बनाती है। ये बनी हुई है, ये देख रहे हैं आप, एंथ्रीडिया की एक सीरीज, और प्रत्येक पुंधानी का जो केंद्रक है वो विभाजित होकर के एक समसूत्री विभाजन होता है और 2 कोशिकीय प्रोटोप्लास्ट में बढ़ जाता है। और प्रत्येक खंड का जीव द्रव्य कायांतरित होकर के और क्या बनाता है, एंथेरोजोइड। ये देखिए, ये एंथ्रीडिया एंथेरोजोइड बनता है। और इन जो एंथेरोजोइड्स हैं, इनका जो लिबरेशन होता है वो भी ज़ूस्पोर्स के समान ट्रांसवर्स वॉल्स के फटने से होता है, और दोनों ही एंथेरोजोइड एक वेसाइकल में बाहर आ जाते हैं, जो कि बहुत जल्दी ही डिसअपीयर भी हो जाती है, और सारे एंथेरोजोइड पानी में पहुंच करके और तैरना प्रारंभ कर देते हैं। ये देखिए, जो एंथेरोजोइड है वो चल बीजाणु के समान होते हैं। ये आप देख रहे हैं एफ वाला चित्र, देखिए ये जो एंथेरोजोइड है बिल्कुल ज़ूस्पोर्स के समान है, परंतु इनका आकार जो होता है वो उसकी ज़ूस्पोर्स की तुलना में थोड़ा छोटा होता है। ये पीले रंग के तथा कम से कम 30 कशाभिकी युक्त होते हैं, और ये एंथेरोजोइड उस समय तक जल में तैरते रहते हैं जब तक कि अंडदानी तक नहीं पहुंच पाते, और इनका जो जीवन काल है वो 8 से 12 घंटे होता है। अब हम देखेंगे कि एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट नैनाएंड्रस स्पीशीज़ में कैसे होता है, जातियों में। तो नैनाएंड्रस स्पीशीज़ में
एंड्रोस्पोर्स बनते हैं और इन एंड्रोस्पोर्स के जर्मिनेशन से ड्वार्फ मेल फिलामेंट उत्पन्न होता है। यदि एंड्रोस्पोरेंजिया उसी तंतु पर बनते हैं जिस पर अंडधानी बनती है तो हम उसको कहते हैं गाइनेंड्रोस्पोरस जाति, और जब अलग तंतु पर बनती है तो हम उसको कहते हैं जाति को इडियो एंड्रोस्पोरस। तो एंड्रोस्पोरेंजिया का जो परिवर्धन है वो पुंधानी के समान होता है और प्रत्येक पुंधानी का पुंब बीजाणुधानी जो एंड्रोस्पोरेंजियम, इसका जो प्रोटोप्लास्ट है कुछ सिकुड़ने के कारण और इसके अंदर मेटामॉर्फोसिस होता है और एक पुंब बीजाणु का निर्माण होता है। ये देखिए आप चित्र A, B, C, एंथ्रीडियल मदर सेल, ये देखिए एंथ्रीडियम, और इसके अंदर ये एंथेरोजोइड्स। जो एंथेरोजोइड्स हैं वो आकार में चल बीजाणु और जो इसके समान 30 से 50 कशाभिका युक्त पीले रंग के होते हैं, और इन एंड्रोस्पोरेंजिया के मुक्त होने के बाद एंड्रोस्पोरेंजियम जो है एंड्रोस्पोर्स वो कुछ समय तक तो स्वतंत्रतापूर्वक तैरते रहते हैं और कुछ समय पश्चात ये अंडधानी की भित्ति पर सफलेटरी जो कोशिका होती है उस पर अग्र सिरे से चिपक जाता है। कशाभिकाएं लुप्त हो जाती हैं और चारों ओर पतली कोशिका भित्ति स्त्रावित कर लेता है और इसके अंकुरण से विभाजन से ड्वार्फ मेल तंतु उत्पन्न होता है। अब हम देखेंगे ऊगोनियम का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है। ऊडोगोनियम की सभी जातियों में अंडधानी का परिवर्धन संरचना समान होती है। अंडधानी सामान्य तंतु पर विकसित होती है और सक्रिय रूप से वृद्धि करते कैंप कोशिका से इसका परिवर्धन होता है। इस कोशिका को अंडधानी मात्र कोशिका कहते हैं। अंडधानी मात्र कोशिका अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा विभाजित होकर 2 कोशिकाएं बनाती है। ऊपरी कोशिका में कोशिका द्रव्य सघन एवं अधिक मात्रा में होता है और इसका जो निचला वाला हिस्सा है इसमें ये केंद्रक निचली कोशिका से बड़ा होता है। ये बनाता है ऊगोनियम। इसके जो ऊपरी भाग होता है इसमें 1 या 2 कैप्स होते हैं। निचली वाली जो सिस्टर सेल है उसी पर सपोर्टिंग सेल या सफलेटरी जो सेल होती है उसका फॉर्मेशन होता है। कभी कभी कुछ स्पीशीज़ के अंदर सफलेटरी सेल्स वापस डिवाइड हो जाती है और 2 या उससे अधिक ऊगोनियम की एक चेन बना लेती है। ये देखिए आप स्ट्रक्चर कैप्स, यहाँ ये ऊगोनियम मदर सेल, देन फॉर्मेशन ऑफ द ऊगोनियम एट द बेसल रीजन देयर इज अ सफलेटरी सेल। और प्रत्येक जो ऊगोनियम है उसके प्रोटोप्लास्ट में एक रिजर्व फूड मटेरियल रहता है जो कि बाद में एग बन जाता है। एग जो है वो उस स्फीयर के बीच में न्यूक्लियस और क्लोरोफिल होने से ये हरा रंग का दिखाई देता है। तो जो ऊगोनियम है वो गोल होती है, एलिप्सोइडल हो जाती है। जैसे जैसे एग मैच्योर होता है ऊपर के भाग की ओर एक हाईलाइन एरिया बन जाता है। ठीक है, और इसका जो केंद्रक है वो बीच में खिसक करके बीच में आ जाता है और फिर जब मैच्योर हो जाती है तो एग कुछ सिकुड़कर अंडदानी की भित्ति को छोड़ देता है और जो रिसेप्टिव स्पॉट है उसके पेपिला द्वारा उसमें एक छिद्र बन जाता है और अंडधानी से ये श्लेष्मा छिद्र द्वारा बाहर की ओर निकल जाता है जो कि जो एंथेरोजोइड हैं उनको अट्रैक्ट करता है। ये एफ आप जो डायग्राम है एफ वाला इसमें आप देख सकते हैं, ये साइड में खिसकता हुआ ये रिसेप्टिव स्पॉट और ये न्यूक्लियस जो एग है ये यहाँ पर अट्रैक्ट होता हुआ रिसेप्टिव स्पॉट तक पहुँचता है जो कि एंथेरोजोइड पर को अट्रैक्ट करता है। इस प्रकार से ये देखा हमने कि ऊडोगोनियम का परिवर्धन किस प्रकार होता है। अब हम देखें जर्मिनेशन ऑफ ऊस्पोर, या उससे पहले हम देखें फर्टिलाइजेशन। जो दोनों प्रकार की जातियाँ हैं, चाहे मैक्रा एंड्रस हो चाहे नैना एंड्रस हो, उनमें जो तैरते हुए जो पुमाणु हैं वो ऊगोनियम से जो श्लेष्मा सिक्रीट होता है उसकी तरफ आकर्षित होते हैं और कई सारे एंथेरोजोइड वहाँ पर पहुँच जाते हैं।
दरार तक पहुंच जाते हैं, लेकिन केवल एक ही उसमें ओगोनियम में प्रवेश करता है। और जो पुमणु का जो संलयन है वो उस रिसेप्टिव एरिया में होता है, और जो एंथेरोजाइट की जो इंक्लूजन्स हैं वो अंड में प्रवेश कर जाते हैं, और दोनों केंद्रकों के संलयन के पश्चात एक मोटी भित्ति वाले ऊस्पोर का निर्माण होता है या जन्म होता है। अब ऊस्पोर बनने के बाद जो ऊस्पोर है वो थोड़ा सा सिकुड़ता है और अपने चारों ओर ट्रिपल लेयर, 3 लेयर या कभी कभी डबल लेयर एक वॉल बना लेता है, जो कि बाहर की जो लेयर है वो पिटेड होती है, स्पाइनी होती है, रेटिकुलेट सी दिखती है, और जो मैच्योर ऊस्पोर है वो करीब रेडिश ऑयली ड्रॉप्स के इकट्ठे होने से लाल या भूरा रंग का दिखाई देता है। फिर जब oogoनियम की जब भित्ति का विघटन हो जाता है तो इसके अंदर से इसका निषेकतांड जो है वो मुक्त होता है, और कुछ समय तक विश्राम अवस्था के पश्चात अंकुरित होता है, या अंकुरण के पूर्व इसमें द्विगुणित केंद्रक में अर्धसूत्री विभाजन से 4, ये सी में देखिए 4 अगुणित केंद्रक बनते हैं। फिर अनुकूल जब परिस्थितियां आती है तो निषेकतांड हरा हो जाता है, और कोशिका द्रव्य विदलन से 4 अगुणित जो जीवद्रव्य खंड बन जाते हैं, और अर्धसूत्री विभाजन के बाद प्रत्येक जो जीवद्रव्य खंड है उसके अंदर मेटामॉर्फोसिस या कायांतरण द्वारा चल बीजाणु के अंदर रूपांतरित हो जाता है। देख रहे हैं यहाँ पर ये वॉल वेसाइकल, और इसमें ये 4 है, ये वेसाइकल में मुक्त हुए, और यहाँ पर हम देख रहे हैं ये क्रैक्ड जाइगोट की वॉल और ये ज़ूस्पोर, ये देखिए जी। तो ये चल बीजाणु जो हैं वो बाहर आ जाते हैं, और अर्धसूत्री विभाजन और कायांतरण से चल बीजाणु बनते हैं, और ये पुटिका में उत्पन्न छिद्र द्वारा मुक्त होते हैं। जब ये चल बीजाणु मुक्त हो जाते हैं तो स्वामिंग काल के पश्चात किसी भी ठोस सबस्ट्रेटम पर चिपक कर अंकुरित होकर के नया तंतु बनाते हैं, और इनका अंकुरण जो है अलैंगिक जनन में बने चल बीजाणु के समान होता है। तो oogoनियम की कई जो वैरायटी हैं उसमें उत्पन्न होने वाले चल बीजाणुओं में से 2 जो नए पादपों में से नर पादप बनते हैं, और 2 स्त्री या फीमेल्स प्लांट्स डेवलप होते हैं। तो कुछ परिस्थितियों में क्या होता है, इनमें एप्लेनोस्पोर्स बनते हैं, एप्लेनोमियोस्पोर्स, जिनको अंकुरित होने से फिर इनके जब सूटेबल परिस्थितियाँ आती हैं तो उसके बाद इनके जो एप्लेनोमियोस्पोर्स हैं इनके अकुरेट से चल बीजाणु बनते हैं, और इसमें पार्थेनोजेनेसिस भी होता है। कुछ जातियों में जब अंड निषेचित नहीं हो पाता तो अनिषेचित जो अंड है वो यूग्मनज के समान एजाइगोस्पोर या पार्थेनोस्पोर में बदल जाते हैं। इस क्रिया को कहते हैं अनिषेक जनन। अनिषेक जो बीजाणु होते हैं वो अंडधानी के स्वरूप के होते हैं, और इनमें अंकुरण के में अगुणित स्त्री पादप ही बनता है। एक साइंटिस्ट है मैनिक्स, उन्होंने ट्रिपल फ्यूजन के बारे में भी बताया कि निषेकतांड के अंकुरण के समय अर्धसूत्री विभाजन अगर नहीं होता है तो द्विगुणित चल बीजाणु मुक्त होता है, और यह सामान्यतः फीमेल फिलामेंट बनाता है, और फीमेल फिलामेंट पर अंडधानी पुंधानी के समान चपटी और श्रृंखला में बनती है। तो उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि स्त्री गुण जो है इसमें प्रभावी है, लेकिन नर का अप्रभावी गुण अंडधानी की व्यवस्था व आकृतिक रूप में व्यक्त होता है। तो oogoनियम का अगर हम लाइफ साइकिल की इसकी बात करें तो जो इसका जीवन चक्र है वो पादप जो है वो अगुणित होता है, निषेकतांड केवल द्विगुणित होता है। तो अंकुरण के समय अर्धसूत्री विभाजन से इसमें चल बीजाणु बनते हैं, और जिससे कि पुनः अगुणित अवस्था प्रारंभ होती है। तो पीढ़ी एकांतरण जो है वो अस्पष्ट होता है। थैंक यू।